जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। और आज का एक नया टॉपिक है ऊष्मा, ताप एवं अन्य प्रश्न। इसमें 3 टॉपिकों पर बात की जाएगी। ऊष्मा के बारे में जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं वो, ताप और अन्य प्रश्न। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक को आपको क्लिक करना है। तो जैसा आप जानते हैं, कैलोरी भी ऊष्मा का SI मात्रक है और जूल भी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही है। केल्विन ताप का SI मात्रक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ठीक है, तो चालन विधि से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चालन विधि से। ठीक है, और जो गैस हैं आपके, गैस एवं द्रव में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो किस विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। हमारा वायुमंडल भी किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना है, वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि से। ठीक है, सूर्य से जो पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है, सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा पहुंचती है, ऊष्मा पहुंचती है वो किस कारण पहुंचती है? तो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, विकिरण के माध्यम से आप तक वो ऊष्मा पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय चालकता अधिकतम होती है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऊष्मीय चालकता, ठीक है, किसकी अधिक होती है? तो चांदी की ऊष्मीय चालकता अधिक होती है और सीसा की ऊष्मीय चालकता कम होती है। ये 2 प्रश्न आपको यहाँ याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ये याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। फर्स्ट नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। सेकंड नियम ऊष्मा के प्रभाव होने की दशा बताता है। और ऊष्मा के कुल 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम है। ठीक है, जिसमें 2 मैंने आपके सामने बता दिए हैं। और ध्यान रखना है, ऊष्मा संरक्षण का नियम से संबंधित है ऊष्मा का प्रथम नियम। ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है ऊष्मा का पहला नियम। ये भी वन लाइन प्रश्न है, इनमें समझाने की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। आप सीधे प्रश्न यही मिलेंगे आपको देखने के लिए पेपर में। रुदोषम प्रक्रम में कौन सी चीज़ नहीं बदलती है? तो ताप नहीं बदलता, ऊष्मा नहीं बदलती, समय नहीं बदलता, या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से एक सही आंसर आप बताइए कौन सा इसका ठीक आंसर होगा। तो रुदोषम प्रक्रम में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा नहीं बदलती है। ठीक है, ताप क्रम में ताप अपरिवर्तित रहता है। ये 2 प्रश्न आपके लिए ध्यान रखना है। रुदोषम प्रक्रम में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ताप प्रक्रम में ताप अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है इसमें 2400 कैलोरी है, 5400 कैलोरी है, 1200 कैलोरी है, 800 कैलोरी है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, 2000 कैलोरी से 2800 कैलोरी तक ये आदमी को ऊष्मा आवश्यकता होती है, जिसका एवरेज होता है, सही आंसर होगा इसमें 2400 कैलोरी। ठीक है, यानी कि जो थोड़ा कम मेहनत करते हैं उनको 2000 कैलोरी, जो थोड़ा
ज़्यादा मेहनत करते हैं 2800 कैलोरी, और जो नॉर्मल रहते हैं उनके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर 2400 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है प्रतिदिन जीने के लिए एक व्यक्ति को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों गर्म रखते हैं? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही आपको बताना है। क्योंकि ऊनी कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप, सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ठीक है, तो केल्विन पैमाने की बात करें तो केल्विन पैमाने पर 310 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, जो आजकल डॉक्टरों द्वारा प्रयोग होता है। यानी कि केल्विन पैमाने पर वो आपका 310.5 केल्विन करें आप, सही आंसर। सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस करें, और फ़ारेनहाइट में लिख रहा है तो फ़ारेनहाइट में आप 98.4 फ़ारेनहाइट सही आंसर बनेगा। यानी उपयुक्त सभी ठीक हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? क्वथनांक बिंदु कितना होता है? देखो, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है पानी का हिमांक बिंदु होता है। यानी कि हम कह सकते हैं पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये केल्विन लिख रहा है तो ये इसमें गलत है, ये होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू होता है। और दूसरी बात करें, जो इस प्रश्न का आंसर है, क्वथनांक बिंदु कितना होता है पानी का? तो 100 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री होता है क्वथनांक बिंदु, ठीक है। और केल्विन में 373 होता है क्वथनांक बिंदु पानी का, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? सीधा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आएगा सीधा पेपर में लगता है। यहाँ से ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना है? तो सही आंसर -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके अग्निवीर के लिए, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? देखो, आप अगर 2024 में वर्दी चाहते हैं तो बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनसे अलग कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं से कल्याण हो जाएगा आपका। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, यानी जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जमता है, ये आपको क्लियर हुआ है। 4 डिग्री सेल्सियस का जल का ताप या आयतन अधिकतम होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्प के रूप में बदलना स्टार्ट होता है, तो इसका सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। वह ताप कौन सा है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड वही फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है, यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने दोनों एक जैसा तापमान दर्शाते हैं, वो -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। एल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? बहुत ध्यान से सीखें, एल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस जमता है? तो इसका सही आंसर होगा -115 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल जमता है, ठीक है। और -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है, पारा बोले तो मरकरी, ठीक है। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है, और जो आपका इसलिए
जो थर्मामीटर होता है डॉक्टरों का, उसमें पारा भरा जाता है, क्योंकि -39 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। उसके बाद जो टेम्परेचर, निम्न टेम्परेचर चेक करना हो, इससे भी नीचे टेम्परेचर जाता है तो फिर वहाँ पारा जमना स्टार्ट हो जाता है। फिर वहाँ पर एल्कोहल भरना स्टार्ट करते हैं थर्मामीटर के अंतर्गत, क्योंकि एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार के इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, या कौन सी चीज़ उसके अंतर्गत होती है? तो उसके अंतर्गत होता है रेडिएटर। क्या होता है? रेडिएटर। एक लाइन, वन लाइन प्रश्न है। इसका वैसे डिटेल बहुत सारा लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाइक्रोम की क्या होता है? विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। नक्षत्र, यहां पर नक्षत्र भी लिखा आ सकता है और यह तारा भी लिखा आ सकता है। नक्षत्र के अंतर्गत तारा शामिल किए जाते हैं। तो तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? पहला प्रश्न। दूसरा है, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? ये दो प्रश्न है। इन दोनों प्रश्न में से एक ऑप्शन आपका ठीक है। तो कौन सा विकल्प ठीक है, कौन से विकल्प के साथ जाएंगे आप? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। उनके ताप पर निर्भर करता है। जैसा ताप होगा ऐसी उसके अंतर्गत चमक होगी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट प्रश्न है, आर्द्रता को किस में मापने से, आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये बहुत मोस्ट है। आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं, चार ऑप्शन है आपके सामने। ए हाइग्रोमीटर, बी बोलोमीटर, सी हाइड्रोमीटर और डी थर्मामीटर। तो आपको पता है थर्मामीटर से तो आप शरीर का ताप नापते हैं। ठीक है, टेम्परेचर नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से घनत्व नापा जाता है। घनत्व क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से घनत्व नापा जाता है। और जो बोलोमीटर है उससे ऊष्मीय विकिरण नापा जाता है। ऊष्मीय विकिरण नापा जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? तीनों आ गए। बच्चा क्या? आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर बच्चा। तो सही आंसर इसका हाइग्रोमीटर होगा। आर्द्रता में हाइग्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर घनत्व के लिए होता है, डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि को मापने का यंत्र कौन सा है? ये आपको बताना है। ध्वनि को मापने का यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है, डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। ठीक है, ध्वनि को नापने का यंत्र कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं आवर्ती जो होता है, आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। रह क्या गया? डेसिबल। तो डेसिबल, ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। और कल मैंने एक और बताया था, डेसिबल से बड़ा मात्रक है बेल। क्या होता है? बेल। तो दो मात्रक होते हैं ध्वनि के, ये दोनों मात्रक आप याद रख सकते हैं, बेल या डेसिबल। प्रश्न 19 है आपके सामने। देखो ये अग्निवीर में आया हुआ प्रश्न है, सीधा सीधा, इसलिए मैंने इसको एक बार रिवाइज करवा दिया आपके सामने। एक बैरल बराबर होता है, एक बैरल, ये पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। बैरल का मतलब है कि जो पहले तेल और कैरोसिन जो चलता था वो बड़े ड्राम के अंतर्गत चलता था। ठीक है, तो वो कितने लीटर का होता था ये पूछा जा रहा है। तो एक बैरल बराबर होता है, ध्यान रखें, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल कितने के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। क्लियर है इतना? अब 159 के लीटर के बराबर एक बैरल होता है, तो एक ये 453 क्या है, इसे भी थोड़ा समझ लीजिए।
453 ग्राम जो बराबर होता है वो 1 पाउंड के बराबर होता है। 1 पाउंड बराबर 453.52 ग्राम जो होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी 1.609 जो किलोमीटर है ये किसके बराबर होगा, 1 मील के बराबर होगा। 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 1000 मीटर। बात समझ में आई इतना? तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। और वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट हो, कैसी भी कोई समस्या हो, किसी का सॉल्यूशन विस्तार से चाह रहे हैं, किसी टॉपिक पर विस्तार से बात करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि इस टॉपिक पर ज़्यादा चर्चा करें। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन को ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि आपको सीधे सीधे पेपर में फंस जाएं। यानी भार का एसआई मात्रक क्या है, आपसे ये पूछा गया है, भार का एसआई मात्रक क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं पहला ऑप्शन किलोग्राम है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। ठीक है, तो भार का मात्रक भी क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और भार का मात्रक भी न्यूटन ही होता है। ये भी ध्यान रखेंगे तो सही आंसर होगा न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत हो तो, कोई कैसी समस्या नहीं है। डाइन रह गया, डाइन किसका मात्रक होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। डाइन किसका मात्रक है, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें अगर आपको पता है। ठीक है, तो इसका आंसर भेजें। इससे पहले वाली वीडियो में इसको मैं बता चुका हूँ। आइए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट 20 प्रश्नों के साथ। बिल्कुल 2020 चल रहा है जी, बिल्कुल 2020 मैच है, और ये 20 प्रश्न ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप इनका अध्ययन करें, सुने, कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन सुनते रहो कुछ। तो मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।